हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे आप सब जानते हो, वी आर रनिंग वन रिवीजन सीरीज जहाँ पे हम एनवायरनमेंट का जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, अभी जो प्रीलिम्स आ रही है 2025 की 25 ऑफ में, इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रह सकती है। सो इसके पहले हमने बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एक्ट्स एंड पॉलिसी एंड पोल्यूशन, ठीक है, ये 4 लेसन हमने कवर कर लिए। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसने नहीं देखा है वो उस लिंक को रेफर करके ये वीडियोस कवर कर सकता है। सो आज का डिस्कशन रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो इस टॉपिक में ना हम बेसिकली, जैसे हम पता है हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे बड़ा जो अगर नाम आता है वो आता है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के कितने टाइप्स। ठीक है, जैसे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके टाइप्स जितने भी हैं, ठीक है, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद सोलर एनर्जी, उसके रिलेटेड जो भी मिशंस गवर्नमेंट ने लाए हैं वो सारा। बायोफ्यूल एनर्जी, ठीक है, वाली जो एनर्जी होती है, ठीक है, जहाँ पे हम इथेनॉल, बायो इथेनॉल, बायोगैस के बारे में जानेंगे। उसके बाद डिफरेंट उनके टाइप्स, ठीक है, और कुछ न्यू टर्म्स जो है उसके बारे में सारा जान लेंगे। उसके बाद मिथेनॉल इथेनॉल का मेजर डिफरेंस, लिथियम आयन बैटरीज, जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, विंड एनर्जी के बारे में सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। टाइडल एनर्जी क्या होती है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी, उसका लोकेशन क्या क्या है। एंड इस तरीके से जो है सारा हमारा डिस्कशन रहेगा। सो यस, कुछ टॉपिक हमारे बच गए थे, तो रिन्यूएबल एनर्जी कवर करने से पहले वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा कोरल वाला पार्ट बचा था, ठीक है, जहाँ पे हम उसके टाइप्स वगैरह सब सब कवर कर लेंगे। उसके बाद ना प्रिवेंशन मेजर्स भी देखेंगे, और मैंग्रोव्स, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हमारे बच गए थे। सो हम जो है अभी कवर कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, तो देखो, कोरल क्या होता है। कोरल ना बेसिकली एक सॉफ्ट बॉडी पोलिप्स होते हैं, जो मेडअप होते हैं बाय द कैल्कियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, कैल्शियम से जो है उनकी बॉडी बिल्डअप होती है। एंड मेनली ये ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इनका जूजेंथेली के साथ। ठीक है, अब जूजेंथेली ना उनको कलर प्रोवाइड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, एंड ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग अ फूड। और ना ये जैसे यहाँ पे दिया है, कोरल जो है मेनली दिन में थ्रू फोटोसिंथेसिस, देखिए, जूजेंथेली थ्रू जो होता है, ठीक है, उससे वो फीड होते हैं। एंड नाइट में अगर देखा जाए बाय द प्रेडेशन मेथड। ओके, तो ये बात याद रखो कोरल के बारे में। एंड जब जूजेंथेली किसी भी कोरल से निकल जाती है, मतलब जूजेंथेली अगर कोरल में नहीं होती है, तो उस टाइम पे ना कोरल का जो कलर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेंट वाइटिश या फेंट ग्रेइश टाइप हो जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे जिस पिक्चर में दिख रहा है कलरफुल फोटो, ठीक है, वैसा नहीं रहता है। ठीक है, ये एक बात याद रखना। और कुछ आइडियल कंडीशन होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ कोरल, जैसे कि शैलो वाटर का प्रेजेंस होना, स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए उनको, वार्म वाटर, क्लियर वाटर होना चाहिए, नो पोल्यूशन उसमें, और अबंडेंस फ्लाइटोप्लैंटम। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन मीट होती है तो उस रीजन में कोरल मोस्टली दिखाई देते हैं। सो टाइप्स देखते हैं कोरल के। तो एक होता है हार्ड कोरल और दूसरा होता है सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल को हम हेर्मिटाइप भी बोलते हैं, सॉफ्ट कोरल इज ऑल्सो नोन एज अमीर टाइप। ठीक है, तो हार्ड कोरल ना एक्सोस्केलेटन होता है उसमें, ठीक है, और मेनली एसोसिएट होते हैं विद अलगी, एंड ये ना फोटिक जोन में रहते हैं। अभी फोटिक जोन क्या होता है, देखो, देखो ओशियन में ना जिस जोन तक लाइट पेनिट्रेट हो सकता है, सनलाइट, उस जोन को हम जो है फोटिक जोन बोलते हैं। तो मोस्टली हार्ड कोरल इसी जोन में दिखाई देते हैं, एंड ये प्राइमरली ना रिफ बिल्डिंग कोरल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बताएंगी मैं रिफ क्या होता है, ठीक है, इस स्लाइड में बताऊंगी। और ये जो हार्ड कोरल होते हैं ना, दे मोस्टली फॉर्म इन वार्म, शैलो एंड सलाइन वाटर। ठीक है, अभी सॉफ्ट कोरल देखो, ये एक्सोकेलिस्टन नहीं होता है इसमें। ठीक है, दे मोस्टली लिव इन अ डीप ओशन, एंड दे डू नॉट बिल्ड अ लिफ्ट, एंड दे डू नॉट हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्ट कोरल और हार्ड कोरल का टाइप। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो ये जो रीजन मैप दिया है ना, ठीक है, इस रीजन में कोरल मोस्टली दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ठीक है, इस एरिया में लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह वगैरह, अंडमान निकोबार में भी दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ ये वाला जो एरिया है, ठीक है, साउथ वाला, ये एरिया में बहुत ज़्यादा कोरल दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया कोरल का मैप और कोरल के टाइप्स। अब देखते हैं कोरल के में ना 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कोरल जो कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ रिफ्ट बिल्डिंग कोरल्स होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है एक फ्रिंजिंग कोरल, सेकंड है बैरियर रीफ, एंड थर्ड है अटोल। तो क्या होता है फ्रिंजिंग रीफ में, रीफ ना मेनली, ठीक है, ग्रो होती है शोर से। ठीक है, जो शोर लाइन होती है वहीं से ये रिफ्ट का ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और मेनली ना ये फॉर्म करती है शैलो लगुन्स, शैलो लगुन से बनाती है, ज़्यादा डीप नहीं होते ये लगुन्स। एंड मेनली ये जो पूरा फ्रिंजिंग रिफ्ट होता है ना, दे आर बिल्ड बिटवीन द बीचेस एंड द मेन बॉडी ऑफ अ रिफ्ट। ठीक है,
ये रिफ्ट और ये जो बीच होती है, इनके बीच में जो है इस टाइप के लगून्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रिंजिंग रिफ। अभी बैरियर रिफ क्या होता है? बैरियर रिफ ना मेनली अगर इसका देखा जाए तो ये ना लीनियर रिफ बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में उनका रिफ होता है। एंड ये पैरेलल होते हैं टू द शोर लाइन, ठीक है, जो भी शोर लाइन होती है उनसे मोस्टली ये पैरेलल बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये थोड़ा सा लीनियर वे में रिफ बनाते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़े रिफ जो होते हैं ना वो होते हैं बैरियर रिफ, ठीक है, तो ये याद रखो। और उसके बाद आता है थर्ड अटोल। तो अटोल क्या होता है ना, मेनली ये जो भी सिक्रेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जब मतलब डाउन चले जाता है, ठीक है, जब रिफ्ट का फॉर्मेशन नीचे होता है एज कम्पेयर टू शोर लाइन, जैसे शोर लाइन या शोर के ऊपर वाला रीजन ना होके थोड़ा सा डाउनवर्ड एरिया में जो रिफ्ट बनाई जाती है उसी को हम अटोल बोलते हैं। एंड ये अटोल ना मोस्टली सर्कुलर होते हैं, ओशियनिक रिफ्ट होती है, और ये ना लार्जली सराउंडेड होते हैं लगून से, एंड इट इज मेनली फाउंड इन अ ग्रुप, ठीक है। तो ये एक बात याद रखो अटोल के बारे में, ठीक है। और दैट्स इट, ये हो गया इनके बारे में डिस्कशन। अब देखते हैं कोरल ब्लीचिंग के बारे में। तो कोरल ब्लीचिंग के वेरियस कॉज है, जैसे कि टेम्परेचर का चेंज होना, और ओशियन का एसिडिफिकेशन, सब एरियल एक्सपोजर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का जो है डिपोजिशन ओशियन में, उसके साथ साथ जेनोबायोटिक, जिसका मीनिंग होता है कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो बाहर से जो है इंसर्ट किए गए हो, ठीक है, दैट इज फॉरेन टू द एनिमल लाइफ, ठीक है। उसके बाद है कोरल ब्लीचिंग। अभी कोरल ब्लीचिंग किसकी वजह से होती है? देयर आर वेरियस रीजन, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है टेम्परेचर चेंज होना, जैसे मैंने बोला कि उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, वार्म टेम्परेचर चाहिए। सो टेम्परेचर चेंज इज वन ऑफ द फैक्टर की कोरल ब्लीचिंग होती है, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन, सब एरियल एक्सपोजर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड एक्सोबायोटिक। एक्सोबायोटिक मतलब क्या होता है? दे आर द सर्टन केमिकल सब्सटेंसेज दैट आर फॉरेन टू द एनिमल लाइफ, ठीक है। और एपिजोटिक, एपिजोटिक दैट इज पैथोजन जो इंड्यूस किए जाते हैं थ्रू द ब्लीचिंग, ठीक है। तो दिस आर सर्टन टर्म्स एंड ये कोरल ब्लीचिंग के रीजंस। देखो कैसे होता है, पहले इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ट्रिगर होता है, ठीक है, ऑन अ कोरल। फिर उनकी जो डेंसिटी होती है या जूजेंथली जो होती है, ठीक है, जो मेनली फोटोसिंथेसिस वगैरह प्ले करके फूड जो है प्रोवाइड करते हैं कोरल को, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। और जब जूजेंथली डिक्लाइन होती है तो पिगमेंटेशन लॉस, दैट इज उनका जो कलर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, एंड फोटोसिंथेसिस भी जो है प्रॉपरली हो नहीं पाती, ठीक है। उसके बाद कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कोरल एक्सपेल द जूजेंथली एंड लीचिंग एंड इट फर्दर लीड टू ब्लीचिंग, ठीक है। और पोटेंशियल रिकवरी भी कभी कभी हो सकती है कोरल की, जब जो प्रॉपर स्ट्रेस होता है जिसके वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है वो रिड्यूस हुआ तो। बट अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो जो जूजेंथली है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है, कोरल जो है अपना कलर भी लूज करता है, कोरल कम्प्लीटली बिकम ब्लीच्ड, ओके। तो ये हो गया कोरल ब्लीचिंग के बारे में। सो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो सबसे पहला एक है बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हमारी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थ्रू लाया गया है, दैट इज इसमें क्या हो जाता है, बायो रॉक मिनरल एक्सट्रैक्शन किया जाता है और इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन किया जाता है ऑफ अ मिनरल ऑन अ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात याद रखो। उसके बाद सेकेंड है क्रायोमिश टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे मेनली इट इज यूज टू फ्रीज एंड स्टोर द कोरल लार्वा, ठीक है। थर्ड इंडिया इनिशिएटिव देखा जाए तो CRZ जोन गवर्नमेंट ने बनाया है कोरल रिफ एरिया को भी प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए, जैसे कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम, ठीक है। उसके साथ साथ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में भी काफ़ी सारे जो बीचेस है इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल इनिशिएटिव अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कोरल रिलीफ इनिशिएटिव, ठीक है, इनफॉर्मल पार्टनरशिप है बिटवीन द नेशन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया भी इसका मेंबर है। और एक ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, अबू धाबी मराइन रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, ठीक है। ये बस ऊपर ऊपर से नाम याद रखो, पर जो मेजर है जिसके बारे में हमें पता रहना चाहिए, ठीक है, वो तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने साइड में दिया ही है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल कोरल रीफ एक्शन नेटवर्क, ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। और एक कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव भी है, ठीक है। तो दिस आर सर्टन पॉइंट जो कोरल ब्लीचिंग को प्रिवेंट करने के लिए लिए गए हैं। सो अब देखते हैं मैंग्रोव्स के बारे में। तो मैंग्रोव्स ना मोस्टली एवरग्रीन शॉर्ट ट्रीज होती है, और ये दे ग्रो बिलो द हाई वाटर सी लेवल ऑफ अ स्प्रिंग टाइप, ठीक है। और इस प्लेस में ग्रो होते हैं जहाँ पे अबेंडेंट सिल्ट होता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो दे ग्रो इस तरीके से वो ग्रो किया जाता है। एंड इनका एडेप्टेशन फीचर्स देखा जाए मैंग्रोव्स में तो सबसे पहला होता है कि
सक्यूलेंट लीफ, ठीक है। तो नॉर्मली लीफ ना बहुत थिक होती है, सॉरी थीन होती है नॉर्मल प्लांट्स में, पर मैंग्रोव्स में ना थिक लीव्स होती है, ठीक है, जिसका मेन उनका एम होता है कि वो दे शुड अडेप्ट टू द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड टू रिड्यूस द इवापो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये हो गया उनका मेन फीचर। उसके बाद है उनमें ना सक्शन सोमेटा होता है, ठीक है, जिसका मेन एम होता है कि वो प्रोटेक्ट कर पाए ड्राइंग विंड से। थर्ड है लीव्स जो होती है दे मेनली यूज टू सिक्रेट, मतलब साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है उनमें। और उसके बाद है एरियल ब्रीथिंग रूफ, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इस फिगर में रूफ किस तरह, रूट्स जो है थोड़े से ऊपर होते हैं, ठीक है, जिसको हम निमोटोट्रॉपिक या ब्लाइंड रूट भी कहते हैं, एंड दे मेनली हेल्प फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद है वीबी पैरी पैरी, ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, जो सीड्स होती है ना मेनली वो डेवलप होती है, मतलब बिगेन टू डेवलप बिफोर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है। वो ट्री, अगर ये ट्री है, ठीक है, तो यही से जो है वो ग्रो होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो फिर इसके यहाँ से ब्रांच निकलती है, फिर यहाँ पे कोई रहा तो यहाँ से इसकी ब्रांच निकलती है। इसके वजह से ना ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिल्ट होता है, एंड उसके साथ साथ प्रॉप रूट भी एक होता है, दैट इज दे आर अ फाइबरस सपोर्टिव रूट। उसके बाद एक पॉइंट देखा जाए दैट इज बटगनीनेस, दैट इज लार्ज वाइड सपोर्टेड रूट होती है फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ अ शैलो रूटेड मैंग्रोव ट्री, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जो हमें पता रहने चाहिए मैंग्रोव के बारे में, ठीक है। और मैंग्रोव इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये मैप से आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा रीजन है, कोस्टल रीजन में मेनली ये पाया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी रीच होती है। नेचर बेस्ड हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं फॉर द साइक्लोन, बिकॉज दे एक्ट एज अ राइफरिन बफर एंड कार्बन सिंक करके एक्ट करते हैं, बहुत सारे लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। उसके साथ साथ दे इनहांस द लैंड एटरेशन, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैंग्रोव। अब देखते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंशन मेजर्स अगर देखा जाए तो एक ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, दैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट थ्रू जो होते हैं वो, सॉरी, तो प्रिवेंशन मेजर्स में देखा जाए तो सबसे पहला है ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ठीक है, जो रिलीज करती है स्टेट ऑफ अ मैंग्रोव रिपोर्ट, ठीक है, और ये एनुअली रिलीज किया जाता है। सेकंड है मैंग्रोव अलायंस फॉर अ क्लाइमेट, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है यूएई और इंडोनेशिया के द्वारा इन COP27, मेंबर है इंडिया भी इसका। फोर्थ वन, थर्ड वन इज बिल्डिंग द नेचर इन इंडोनेशिया, सॉरी, बिल्डिंग विद द नेचर इन इंडोनेशिया। ये जो है वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर में आता है। उसके बाद है, तो बाद में है मिष्टी स्कीम, ठीक है। तो आई थिंक ये 2022-23 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये जो स्कीम है मेनली मैंग्रो प्लांटेशन को प्रमोट करती है अलोंग द कोस्ट लाइन, एंड अलोंग विद दिस इसमें ना मनरेगा वर्कर्स का भी यूज़ किया जाएगा, मतलब मनरेगा वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस फील्ड को स्कीम को इम्प्लीमेंट करते वक्त। उसके साथ साथ कैंपा फंड का भी जो है यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन अ मैंग्रो इकोसिस्टम, ठीक है, जहाँ पे सस्टेनेबल स्ट्रीम कल्टिवेशन को प्रमोट किया जाएगा, एंड कम्युनिटी बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट रहेगा इन अ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये हो गया कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। सो दैट्स इट, हमने पूरा कोरल एंड मैंग्रोव्स कवर कर दिया, एंड रेस्ट ऑफ द जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी पे रहेगा। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द रिन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी किससे बनती है? इट इज़ जनरेटेड थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके दो टाइप होते हैं, सबसे पहला है न्यूक्लियर फिशन और सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन किया जाता है लार्ज न्यूक्लियस को इनटू द स्मॉलर बिट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन एक लार्ज न्यूक्लियस को, जिसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम का 235 आइसोटोप का यूज़ किया गया है, और इसको जो है ब्रेक डाउन किया गया है इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियर बिट्स, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फिजन में। और ये ना मोस्टली कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड रिक्वायर होती है न्यूट्रॉन की, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन फिनोमिना जो देखा जाता है, वेरी कॉमन प्रोसेस जो देखी जाती है, ठीक है। और सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करते हैं, किसी भी टाइप के दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियर को कंबाइन किया जाता है कि वो एक हेवी वन को फॉर्म करे, और यहाँ पे मैसिव एनर्जी का रिलीज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में हम देख सकते हैं डिटेरियम एंड ट्रेटिनियम, ठीक है, इन दोनों एटॉमिक न्यूक्लियर का यूज़ करके हीलियम को बनाया गया है, और एनर्जी जो है मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज की गई है। और ये जो प्रोसेस है ना न्यूक्लियर फ्यूजन, ये मेनली ना स्टार्स में वगैरह दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। और यहाँ पे एक देखते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना उसके बारे में कुछ डिटेल है। आई डोंट थिंक सो यूपीएससी में इतना डिटेल पूछा जाएगा, पर बस एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, आप थोड़ा सा ये जो पार्ट है
फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में क्या होता है, एक कंट्रोल यहाँ पे ना, एक कंट्रोल चेन मैकेनिज्म थ्रू जो है हीट का जनरेशन वगैरह किया जाता है। और न्यूक्लियर मॉडरेटर यहाँ पे एक्ट करता है, यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, जहाँ पे जिसका मेजर एम होता है कि वो स्लो डाउन करे न्यूक्लियर के स्पीड को। जैसे हमें पता है यहाँ पे कि हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो है मेनली इस फ्यूजन के प्रोसेस में दिखाई देता है। सो मॉडरेटर का रोल होता है कि स्लो डाउन करे न्यूट्रॉन की स्पीड को। ठीक है, और ये जो मॉडरेटर होते हैं ना मेनली यहाँ पे एज अ लाइट वाटर, हेवी वाटर और ग्राफाइट का यूज़ किया जाता है। कूलेंट भी होता है जो मेजर रोल होता है फॉर हीट एक्सचेंज। बाद में कंट्रोल रॉड जिसको हम रिएक्टिविटी कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसका इंस्टॉलमेंट किया जाता है। एंड ये जो है मेनली रॉड इट इज़ मेड ऑफ बोरॉन, सिल्वर और कैंडियम। और यहाँ पे जो फ्यूल है वो है यूरेनियम और प्लेटिनियम। और यहाँ पे जो हीट जनरेट की जाती है ना, इट इज़ मेनली कैरी अवे फ्रॉम द रिएक्टर एंड इट इज़ देन यूज टू जनरेट अ स्टीम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में डिटेल। अब देखते हैं एक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। ठीक है, एक बार साइकिल देख लो, यहाँ पे एक फ्रंट एंड साइकिल होते हैं और बैक एंड साइकिल। पहले माइनिंग की जाती है, ठीक है, देन मिलिंग, देन कन्वर्ट किया जाता है उसको, इनरिचमेंट, देन फ्यूल फैब्रिकेशन। ठीक है, बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाता है, इंटरिम स्टोरेज वगैरह का पूरा प्रोसेस होता है। देन इट इज स्पेंड फॉर द फ्यूल रिप्रोसेसिंग एंड फाइनल बाद में डिस्पोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्रॉपर साइकिल चलती है ऑफ अ न्यूक्लियर से किस तरीके से एनर्जी का कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, वो वाली साइकिल। और उसके बाद देखा जाए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल में एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो मेनली एक्ट करती है एज अ न्यूक्लियर वॉचडॉग ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है एंड इसका मेजर एम है कि ये पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे। इंडिया भी इसका मेंबर है। अब देखते हैं इंडिया का क्या स्टेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम के यहाँ पे। तो इंडिया ना मेनली थ्री स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉलो करती है। इसको डिजाइन किया गया था डॉक्टर होमी भाभा ने। ठीक है, और एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी है 1962 इंडिया में। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला 3 स्टेजेस है इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम के। तो सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, एक होता है बॉइलिंग बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड सेकेंड वन इज प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, हेवी वाटर रिएक्टर, ये दोनों का जो यूज़ है इस प्रोसेस में किया जाता है। मेनली यहाँ पे यूरेनियम जो होता है वो फ्यूल करके एक्ट करता है, हेवी वाटर मॉडरेटर और कूलेंट होता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द रिएक्टर जो है फिलहाल इसी स्टेज में है इंडिया में। और सेकेंड स्टेज में ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल प्लूटोनियम 239, ठीक है, 239 इज आइसोटोप ऑफ प्लूटोनियम। ठीक है, ये इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कोई भी टाइप का मॉडरेटर नहीं होता है। और कलप्पन तमिलनाडु में जो है प्रोजेक्ट रिसेंटली चल रहा है। थर्ड स्टेज अगर देखा जाए तो ये है एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, तो ये ना इन फ्यूचर में इस पे काम किया जाएगा और इसमें ना थोरियम का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और थोरियम ना इंडिया में मोनाजाइट सैंड में मिलता है। और एक बात याद रखो, इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। तो इंडिया फॉलो करती है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को। उसके साथ साथ इंडिया का है ऐसा कि वो यूज नहीं करेंगी न्यूक्लियर को, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर स्टेज। एंड उन्होंने ऐसा भी कहा है इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में कि दे कैन यूज इट अगेंस्ट द बायोलॉजिकल एज वेल एज अ केमिकल वेपन। तो ये हो गया न्यूक्लियर इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में। और यहाँ देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है, तो ये यूपी में, ठीक है, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट, राजस्थान में भी एक है, खकरा पर, ठीक है, गुजरात रीजन में, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र के एकदम बाउंड्री पे, तारापुर महाराष्ट्र में। उसके बाद है कैगा, कैगा इज इन कर्नाटका, देन मद्रास एंड कोडाईकुलम। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट है इंडिया में फिलहाल जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, इसकी लोकेशन आप याद रख लेना। उसके बाद कुछ यूरेनियम डिपॉजिट अगर देखा जाए, जिसमें मैंने अभी यूरेनियम के बारे में बताया था। ठीक है, यूरेनियम इज यूज किया जाता है मेनली यहाँ पे। ठीक है, तो यूरेनियम की डिपॉजिट देखा जाए तो राजस्थान रीजन में, मेघालय रीजन में, ठीक है, झारखंड का जो रीजन है सिंगभूम वाला, ठीक है, कर्नाटका रीजन में भीमा बेसिन के पास, तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन में भी ये मिलता है। ठीक है, तो इसके भी एक बार लोकेशन देख लेना। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी जैसे हमें नाम से पता चलता है कि जो हमारा सन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है सन के थ्रू जो है एनर्जी जनरेट की जाती है
इसके प्लेट्स होते हैं, इस पे स्टोर की जाती है, एंड देन जो भी उसका यूज़ है वो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक डिफरेंस देख लेना फोटो वोल्टेइक और सोलर थर्मल के बीच में। तो देखो, फोटोवोल्टेइक में क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है सनलाइट को डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, और सोलर थर्मल में क्या होता है, सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द हीट। ठीक है, आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होता है, यहाँ पे हीट होता है। एप्लीकेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पावरिंग जो भी डिवाइसेस है वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है, और हीट यहाँ पे जनरेट होने की वजह से यहाँ पे वो जैसे वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस या एनर्जी जनरेशन में काम उसका जो है यूज़ किया जाएगा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे कि सोलर पैनल या सोलर स्ट्रीट लाइट। और सोलर थर्मल का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सोलर वाटर हीटर या सोलर थर्मल पावर प्लांट। सो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं कुछ मिशंस जो सोलर पावर रिलेटेड इंडिया में लाए गए हैं। तो सबसे पहला है नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इसको लाया गया था। इसके बेसिकली कुछ 3 टारगेट्स हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो एक टारगेट बाय 2022 40 गीगावाट जो है थ्रू रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट को लाया जाए, ऐसा बोला है। और फिलहाल ना मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको अपडेट कर लेना कि रिसेंट में क्या टारगेट्स है इंडिया के। ठीक है, पार्डन में थोड़ा सा याद नहीं रहा मुझे इसको अपडेट करने का, तो प्लीज़ आप इसको अपडेट कर लेना कि रिसेंट में क्या स्टेटस है। ठीक है, तो अब देखते हैं पीएम कुसुम के बारे में। तो पीएम कुसुम जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है। ठीक है, और इसी में इसका मेजर एम है कि ये हार्वेस्ट करे सोलर एनर्जी को, एंड मेजर जो है इंक्रीज करे शेयर ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट किया जाए फ्रॉम अ नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और इसका टारगेट भी यहाँ पे दिया है कि अराउंड 30.8 गीगावाट का इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, सोलर कैपेसिटी थ्रू बाय 2025-2026। ठीक है, तो ये एक बात याद रखो रिलेटेड टू पीएम कुसुम स्कीम, एंड कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है वो भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बाद में इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो एक इंटरनेशनल ग्लोबल सोलर अलायंस का भी फॉर्म किया गया है इंडिया और फ्रांस के थ्रू। ठीक है, और इसको जो है यूएनजीए का ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला है इस प्रोग्राम को। एक ऐसी फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। उसके साथ साथ इनके अंडर में भी कुछ इनिशिएटिव लाए गए हैं, जैसे कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एंड एक सोलर फैसिलिटी, एंड एमओयू भी साइन किया गया है विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अब देखते हैं बायोफ्यूल्स। तो देखो, बायोफ्यूल्स क्या होता है, किसी भी टाइप की हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज सॉलिड में हो गए, लिक्विड या गैसेज, जो मेनली प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, विच मे बी लिविंग और वंस लिविंग मटेरियल। ठीक है, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनाया जाता है, इन सबको जो है बायोफ्यूल कहा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चारों टाइप्स। सबसे पहला है कि बायो इथेनॉल। ठीक है, तो बायो इथेनॉल ना मेनली स्टार्च या शुगर क्रॉप से बनाया जाता है। सबसे पहले इनका जो मटेरियल होता है उसको फ्रेगमेंट किया जाता है, बाद में उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस थ्रू बायो इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बायो इथेनॉल का नाम सुनते ही हमें पता चल जाएगा कि इसका यूज रिसेंटली ब्लेंड किया जाए विद पेट्रोल। ठीक है, इस पे बात चल रही है, एंड वेरियस स्टेजेस पे भी जो है डेवलपमेंट हो चुकी है। उसके बाद है बायोडीजल। अभी बायोडीजल क्या है, बायोडीजल ना बेसिकली यहाँ पे वेजिटेबल या आम ऑयल को यूज किया जाता है, एनिमल ऑयल को। बाद में एक ट्रांसस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, इसके थ्रू जो है पास करके बायोइथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद है बायोगैस। ठीक है, यहाँ पे एनिमल और प्लांट का वेस्ट मटेरियल का यूज किया जाता है, अनारोबिक वे से डिकम्पोजिशन किया जाता है, दैट इज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं। ठीक है, और बाद में बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है, बायोब्यूटेनॉल। ठीक है, यहाँ पे बायोमास का यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है ऑफ द बायोमास एंड बायोइथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, इट इज प्राइमरली यूज एज अ फ्यूल इन अ इंटरनल कंबशन इंजन। सो ये हो गया चार उसके टाइप। इसके बारे में और जो डिटेल है मैं 2-3 स्लाइड में बताऊंगी, पर ये आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया। अब देखते हैं बायोफ्यूल के कुछ जनरेशन्स है। सबसे पहले जनरेशन है जहाँ पे एडिबल बायोमास का यूज किया जाता है, जैसे कि कॉर्न, व्हीट, शुगर या राइस वगैरह। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड जनरेशन जहाँ पे नॉन एडिबल बायोमास का यूज किया जाता है, वुड, ग्रास, स्ट्रॉ या वेस्ट मटेरियल। थर्ड जनरेशन में अलगी या बायोमास का यूज, जैसे कि माइक्रो अलगी हो गया या मैक्रो अलगी हो गया। उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो एकदम एडवांस जनरेशन है, जहाँ पे केमिकल प्रोसेसिंग वगैरह का मेनली जो है यूज होता है, जैसे कि पायरोलिसिस या सोलर फ्यूल या जेनेटिक अलगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सारा होता है इसमें। और बाद में
एक बात याद रखो, एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल भी आई है, 2018 में लाई गई थी, जहाँ पे मेनली बायोफ्यूल जैसे कि बायो इथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी को जो है कवर किया गया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंट की जाती है बाय द नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो सेटअप की गई है इन 2020 और जो चेयर की जाती है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये याद रखना, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नॉट अ मिनिस्टर ऑफ वो है ना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाला। ठीक है, ये एक बात याद रखो। उसके बाद ना, सो अब देखते हैं बायो इथेनॉल के बारे में। ठीक है, तो देखो, इथेनॉल जो है ये एक अल्कोहल जो प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम अ स्टार्च एंड अ शुगर कैन। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया था। ठीक है, स्टार्च एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस से किया जाता है शुगर कैन क्रॉप से, डिस्टिलेशन देन बायो इथेनॉल बनता है। ठीक है, इसका मेजर देखो, ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल के लिए इसका मेजर यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे जो देखा है हमने इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इज अ क्लियर एंड कलरलेस लिक्विड। ये बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होता है, लेस टॉक्सिक इन नेचर, एंड दस वी कैन से दैट इट कॉज अ लिटिल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, और इससे इसको बर्न करने के बाद ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रिलीज होता है। इसमें ना हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है। ठीक है, इट इज़ अ हाई ऑक्टेन फ्यूल, दैट्स वाई मेनली इसको यूज़ किया जाता है टू रिप्लेस द लीड। ठीक है, लीड को रिप्लेस करना एंड उसको जो है ब्लेंड करना इन अ पेट्रोल। और उसके साथ साथ ये जो ब्लेंडिंग रहेंगी इथेनॉल की विद अ गैसोलिन, वी कैन ऑल्सो ऑक्सीनेट द फ्यूल मिक्सचर, एंड दस वी कैन से दैट एक लेस पोल्यूटिंग एमिशन जो है वो रिलीज हो पाएगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया रिलेटेड टू बायो इथेनॉल और इथेनॉल। अब नेक्स्ट है कुछ टर्म जैसे कि फ्लेक्सी फ्यूल। तो ये अभी फ्लेक्सी फ्यूल क्या है? फ्लेक्सी फ्यूल बेसिकली ना यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऐसी व्हीकल्स, ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल ऐसी टाइप में व्हीकल्स में यूज़ किया जाएगा जहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन में पेट्रोल की जगह पे कुछ ब्लेंडेड फ्यूल का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि पेट्रोल विद इथेनॉल और पेट्रोल विद मिथेनॉल। ठीक है, और इसमें फ्लेक्सी फ्यूल में इथेनॉल का मिक्सचर जो है मेनली वेरी करेगा 20 से 85% तक। ठीक है, तो बस ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि फ्लेक्सी फ्यूल में ना इंटरनल कंबशन इंजन में इंस्टेड ऑफ रेगुलर पेट्रोल ऐसा पेट्रोल यूज़ किया जाएगा जहाँ पे उसका ब्लेंड हुआ हो इथेनॉल या मिथेनॉल के साथ। उसके बाद है फ्यूल सेल। अभी फ्यूल सेल में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस को मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो कन्वर्ट करेंगी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, ये जो फ्यूल सेल होते हैं ना, दे डू नॉट नीड अ पीरियोडिक रिचार्ज। ठीक है, और जैसे कि बैटरी में किया जाता है मेनली इसका वर्क कैसे चलेगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ कि ये प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिसिटी एज लॉन्ग एज इट सप्लाई द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि यूजुअली एयर में होता है। तो ये हो गया फ्यूल सेल के बारे में। अब देखते हैं बायोब्यूटेनॉल। ठीक है, बायोब्यूटेनॉल इट इज़ अ 4 कार्बन अल्कोहल जो प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ अ बायोमास, और इसका जो प्रोडक्शन होता है ऑफ अ बायो इथेनॉल, इट कैन बी कैरी आउट इन अ इथेनॉल प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन फैसिलिटी, एंड ये सिमिलर होता है एज अ गैसोलिन। ठीक है, उसके बाद है बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस होता है प्राइमरली इसमें मीथेन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसका प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये अनएरोबिक डिकम्पोजिशन से होता है। ठीक है, अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, अनएरोबिक डाइजेशन यूजुअली फर्मेंटेशन टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और बाद में उसको प्यूरिफाई किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, फाइनली जब कंप्रेशन करके गैस बनती है ये, तो उसको ना कंप्रेस नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस होती है ना, उसमें प्योर मीथेन होता है जिसका कंटेन अगर 95% तक जाता है। और ये जो बायोगैस होती है या कंप्रेस बायोगैस होती है ना, वो सिमिलर होती है सीएनजी से। ठीक है, और बायोगैस प्रोडक्शन से ना मेनली कार्बन न्यूट्रल होता है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल होता है, ये भी बात याद रखो बायोगैस से रिलेटेड। तो उसके बाद देखते हैं बायोडीजल के बारे में। तो बायोडीजल डीजल क्या है? बायोडीजल इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, प्लांट ऑयल और एनिमल ऑयल। ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, यहाँ पे मेनली जो यूज़ किया जाता है मतलब यूज़ नहीं बोल सकते, मेनली जो ये वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, वो केमिकली उसको ना ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। और बायोडीजल मेनली ये ना ईस्टर का कंपोजिशन मतलब ईस्टर जैसी चेन बनाता है ऑफ अ लॉन्ग फैटी एसिड, जो मेनली इस ऑयल थ्रू निकलती है। ठीक है, उसके बाद ना एक प्रोग्राम याद रखो, एक प्रोग्राम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो वो है सतत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थ्रू है। ठीक है, एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
इनका मेन एम है कि ये सेटअप करे कॉम्प्रेस नेचुरल गैस के प्रोडक्शन प्लांट अंडर दिस स्कीम। सो दैट्स इट फॉर द पॉइंट। अब देखते हैं कुछ टर्म्स जो हमें पता रहने चाहिए। कुछ तो टर्म्स आपको पता है, बट कुछ टर्म्स जो है आपके लिए मे बी नए रह सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले है बायोमास। ठीक है, बायोमास में क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है, जो प्लांट से निकलते हैं या एनिमल से, ठीक है, उनके थ्रू इसको बनाया जाता है। एंड बायोमास में ना मेजर कंपोनेंट अगर देखा जाए तो वो होता है कार्बन। ठीक है, जैसे हमने कार्बन साइकिल जब पढ़ी होगी, जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, उस टाइम पे हमने कार्बन साइकिल पढ़ी थी। उसको अगर आपने प्रॉपरली रिकॉल किया तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बायोमास के बारे में। उसके बाद है बायो एनर्जी। ठीक है, तो बायो एनर्जी में क्या होता है, इट मेनली रिफर टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस जो जनरेट की जाती है फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। बायोगैस रिन्यूएबल फ्यूल है। ठीक है, वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि फूड स्क्रैप हो गया या एनिमल वेस्ट हो गया। ठीक है, एंड मतलब उनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके विदाउट ऑक्सीजन बना, मतलब पूरा प्रॉपर प्रोसेस से जो है बायोगैस बनाई जाती है। उसके बाद है सारे ये तो सारे ऊपर वाले जो है इजी टर्म से सबको याद भी पता भी है, नाम से भी हम थोड़ा गेस कर पाएंगे अगर ऑप्शन में आता है तो। पर ये बाकी के टर्म्स थोड़ा सा जो है हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि सीन गैस। ठीक है, इसमें ना मिक्सचर होता है CO एंड H2O का। ठीक है, और मेनली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल गैस। वाटर गैस क्या होता है, यहाँ पे भी CO और H2 होता है, एंड मेनली ये ना ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ कोक। ठीक है, बायोगैस क्या होता है, मीथेन अराउंड 40 to 75% तक होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 15 to 60%। बाद में है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे प्रोपेन का मिक्सचर होता है विद ब्यूटाइन। एंड लास्ट वन इज अ compressed नेचुरल गैस जो मेनली मीथेन कंटेन करता है। ठीक है, ये हो गया कुछ पॉइंट्स। अब एक बेसिक डिफरेंस पता रहना चाहिए आपको रिगार्डिंग मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो मिथेनॉल, ठीक है, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है। मिथेनॉल ना काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, एंड दे आर नॉट सुटेबल फॉर द कंजप्शन। बट अपोजिट उसका होता है इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहलिक बिवरेजेस में वगैरह इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंजप्शन काफ़ी लोग करते भी हैं। इथेनॉल मिथेनॉल का अगर देखा जाए, दे मेनली यूज टू क्रिएट अदर केमिकल, जैसे कि एस्टेटिक एसिड या फॉर्माल्डिहाइड। पर इथेनॉल में क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है इसमें, या एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। एंड इसमें ना इसको ना पेंट या परफ्यूम्स बनाने में भी जो है यूज़ किया जाता है एज अ बेस मटेरियल। मिथेनॉल का ऑर्डर अगर देखा जाए, इट इज़ डिस्टिंक्टिव, एंड ये जो बर्न होता है ब्राइट वाइट लाइट जो है इमिट करता है। पर मिथेनॉल में, सॉरी, ये मिथेनॉल का हो गया। और इथेनॉल में क्या है, स्ट्रॉन्ग बर्निंग ऑर्डर होती है, एंड ब्राइट ब्लू फ्लेम होती है इसमें। मोस्ट ऑफ द टाइम ना मिथेनॉल को जो है प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द कोल एज वेल एज अ नेचुरल गैस। पर इथेनॉल का केस अगर देखा जाए, तो इथेनॉल जो है बायो वेस्ट या फूड मटेरियल जो होता है, ठीक है, फूड क्रॉप को फर्मेंट करके इथेनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। और इन दोनों की सिमिलरिटी अगर देखा जाए, तो बोथ जो है यूज एज अ सॉल्वेंट, एंड बोथ आर यूज एज अ क्लीनिंग फ्यूल, एंड बोथ कैन बी ब्लेंड विद पेट्रोल फॉर अ ऑटोमोबाइल फ्यूल। ठीक है, तो ये हो गया इथेनॉल और मिथेनॉल का बारे में मेजर डिफरेंस। अब एक है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, तो इसलिए हम लिथियम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ना अभी काफ़ी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे, रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स जो है मतलब अल्टरनेटिव्स जो है लोग ढूंढ रहे हैं। तो उनमें से एक है कि लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिथियम के बारे में जान लेते हैं। तो लिथियम जो है लाइटली सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, करंटली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अ हार्ड रॉक। ऑस्ट्रेलिया में जो है मेजर सप्लायर है। ठीक है, ऑफ द लिथियम। एंड ना एक लिथियम ट्रायंगल करके है, दैट इज अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। ठीक है, और कर्नाटका, मांड्या डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजन में ना लिथियम का रिजर्व मिला है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग लिथियम आयन बैटरी या लिथियम के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल। अब जानते हैं विंड एनर्जी। तो देखो, विंड एनर्जी में क्या होता है, नाम से समझ में आता है कि यहाँ पे ना विंड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इस फिगर से आप समझ सकते हो। तो ये इसका कंसेप्ट ना सिमिलर होता है जैसे कि टरबाइन का यूज करना फॉर AC करंट जनरेशन। ठीक है, और ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ विंड को मैकेनिकल एनर्जी में, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ विंड टू द मैकेनिकल एनर्जी, एंड फर्दर इट इज कन्वर्टेड टू द AC करंट।
तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस होती है विंड एनर्जी के। इसमें लोकेशन अगर देखा जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड का जो प्रभाव ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ विंड एनर्जी जो है जनरेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो है कोस्टल रीजन, हिली रीजन, आइलैंड रीजन है ना, डेजर्ट रीजन, ठीक है। और ऑफशोर विंड एनर्जी भी की जाती है जनरेट, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। एंड ऑनशोर अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार रीजन जो एक लॉन्गर आइलैंड है, ठीक है, या लक्षद्वीप आइलैंड में भी जो है ऑनशोर हम जो है विंड एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक विंड एरो जनरेटर होता है, जो एक स्मॉल विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ठीक है, उनकी कैपेसिटी अराउंड 30 किलोवाट तक होती है। और एक ना विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम करके है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में लाया गया है, ठीक है। एंड इट हैज़ इशू अ पॉलिसी इन 2018, तो ये बात याद रखो। और ना अगर इंडिया में देखा जाए तो कुछ विंड फार्म्स इस्टेब्लिश हुए, जैसे कि मुडप्पन जैसलमेर में। एंड एक है ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी जो दी गई है बाय द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका मेजर एम रहेगा कि ऑब्वियसली विंड एनर्जी को जो है जनरेट करना। और ये जो है सारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन रहेगा विद द ऑफशोर विंड एनर्जी, ठीक है, कोऑर्डिनेट किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी। और एंटायरली इसका जो फोकस या किसी रीजन में किया जाएगा, तो वो रीजन रहेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये हो गया इस पॉलिसी के बारे में। और ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो ग्लोबल ऑफस्प्रिंग विंड अलायंस, ठीक है, इसका फॉर्मेशन है बाय दिस टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये हो गया विंड एनर्जी के बारे में। अब देखते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या किया जाएगा, टाइड्स का जो है यूज किया जाएगा टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे मेनली वाटर डिफरेंसेस जो होती है इन टाइड्स, जिसके वजह से टर्बन जो होता है वाटर में वो फ्लो होगा। एंड जो, ठीक है, ऐसे टर्बन्स लगे रहेंगे। एंड जो है वाटर डिफरेंसेस जो होती है इन टाइड, तो उसके वजह से जो है टर्बन प्रॉपरली रोटेट हो पाएगा। एंड जो है इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी है उसका जनरेशन हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना टाइडल एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एंड लो टाइड का जो है रेगुलर इंटरवल में होना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम हाइट डिफरेंस अगर देखा जाए तो अराउंड 5 मीटर का होना चाहिए इन द टाइड्स। इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबात, सुंदरबन डेल्टा एंड दुर्गाधोन क्रिक, ठीक है। इस प्रोजेक्ट फिलहाल तो ये इस प्रोजेक्ट इस पे जो है ये तो यहाँ पे तो स्टॉप हुआ है प्रोजेक्ट, पर इन रीजन में जो है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो टाइडल एनर्जी को जनरेट कर पाए। अब देखते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द सरफेस एंड द डेप्थ ऑफ द ओशन, इसको यूटिलाइज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड टू डिसैलिनेट द ओशनिक वाटर, ठीक है। अभी ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, ठीक है, सरफेस लेयर में और डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है, इसका यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। इस फिगर को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मेजर डिफरेंस अगर देखा जाए टेम्परेचर का, तो एटलीस्ट 20 डिग्री तक होना चाहिए। और ना इसमें याद रखना कि ये कार्बन फ्री होता है। एंड मेनली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो इट कैन अफेक्ट द मराइन लाइफ, ठीक है, नॉइज होना और प्रॉपर वो केबल वगैरह इंस्टॉल करने की वजह से। और इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ अ हाई रिलेटिव पोटेंशियल इन फील्ड ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लान, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में डिटेल। अब देखते हैं जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो जियो थर्मल एनर्जी जो है मेनली इसमें ना यूज़ किया जाता है हाइड्रो थर्मल रिसोर्सेज को, ठीक है, जहाँ पे बोथ वाटर एज वेल एज ए हीट, ठीक है, दोनों का जो है यूज़ किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जैसे दिया है हॉट वाटर एंड स्टीप जो होती है फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड, इट कैन बी पाइप थ्रू द अंडरग्राउंड वेल एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ पावर प्लांट, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लर इमेज है, पर आप समझ सकते हो कि किस किस लोकेशन में जो है थोड़ा सा मैं डार्क कर लेती हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि कौन से लोकेशन पे जो है जियोथर्मल कैपेसिटी इंडिया में है, ठीक है। तो और ये वाला रीजन हो गया जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला थोड़ा सा रीजन, और बाद में यहाँ पे उड़ीसा महानदी के पास, देन गोदावरी के पास भी, ठीक है। दिस आर सर्टन रीजन जहाँ पे जो थर्मल एनर्जी का जो है प्रोडक्शन होता है, या जो भी है
प्रोसेस चलता है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में और देखा जाए तो ये कार्बन फ्री है, रिन्यूएबल है एंड इट यूज टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस एंड अनरिपीटेड सर्विस। डिसएडवांटेज अगर देखा जाए जियोथर्मल एनर्जी का, तो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ना बहुत लोकेशन स्पेसिफिक एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है। और मेनली ना ये कुछ गैसेस को रिलीज करती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड यहाँ पे एक मेजर है कि ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड इंस्टॉलमेंट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो दिस इज रिगार्डिंग जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज डिस्कशन। हमने सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सारे जो है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, उसके साथ साथ कुछ टर्म्स जो है जैसे कि बायो इथेनॉल, ठीक है, बायोब्यूटेन वगैरह सारा वो डिस्कस किया। उसके बाद ना हमने गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जो है जितने भी हमने ये पढ़े हैं, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स पढ़े हैं, ठीक है, उनके जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो भी हमने कवर कर लिए। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।